आपने वीरप्पन का नाम तो जरूर सुना होगा। आज भी उसके जुर्म और खौफ की कहानियां अक्सर सुनी जाती हैं। वीरप्पन इतना खूंखार था कि 3 राज्यों की सरकारों ने उसे पकड़ने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए थे। उसके आतंक के चलते 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने अपनी जान तक गंवाई थी। वीरप्पन ने दक्षिण के कई जंगलों से हाथियों और चंदन का सफाया कर दिया। उसने एक बड़े फिल्मी सितारे और राजनेता का अपहरण कर फिरौती के तौर पर करोड़ों कमाए। सरकार ने वीरप्पन पर करोड़ों का इनाम रखा, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस की पकड़ में सालों तक नहीं आया। रप्पन इतने सालों तक पुलिस से कैसे बचता रहा? उसके मशहूर कांड क्या थे? उसने किस अभिनेता और मंत्री का अपहरण किया और आखिर पुलिस उसे कैसे पकड़ पाई? इस वीडियो में हम वीरप्पन की पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपराध की दुनिया में इस शख्स का नाम वीरप्पन के तौर पर कुख्यात था, लेकिन उसका असली नाम कोसे मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को मद्रास स्टेट के गोपीनाथन नाम के छोटे से गांव में हुआ था, जो अब कर्नाटक के चामराजनगर जिले में आता है। वीरप्पन ने बहुत कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। उसके चाचा उस समय हाथी दांत के तस्कर के रूप में जाने जाते थे और वीरप्पन ने भी उनके साथ जुड़कर हाथियों का शिकार कर दांत की तस्करी करना शुरू कर दिया था। कई सालों तक वीरप्पन ने अपने चाचा के साथ इस काम को अंजाम दिया, लेकिन बाद में दोनों में अनबन होने पर वीरप्पन ने चाचा से अलग होकर खुद ही हाथियों का शिकार और तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। कहा जाता है कि वीरप्पन ने 2000 से 3000 हाथियों की हत्या की थी। वीरप्पन के इसी आतंक की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में हाथियों की संख्या काफी कम हो गई थी। हाथी दांत की तस्करी के बाद वीरप्पन चंदन की लकड़ी की तस्करी में भी शामिल हो गया और देखते ही देखते वह इलाके का सबसे बड़ा चंदन तस्कर बन गया। वीरप्पन के इस अंधाधुंध आतंक से निपटने के लिए एक फॉरेस्ट अधिकारी ने वीरप्पन को गिरफ्तार करने की पूरी प्लानिंग की। आखिरकार 17 साल की उम्र में साल 1962 में वीरप्पन की पहली ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया था, मगर वीरप्पन ज्यादा समय तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं रहा। जल्द ही वह पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है और फिर पहले से भी ज्यादा ताकत और जोश के साथ अपने अपराध को अंजाम देने में जुट जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस की पकड़ से भागने के बाद महज 17 साल की उम्र में ही रप्पन ने अपने जीवन का पहला मर्डर किया। इस हत्या का शिकार वही पुलिसकर्मी था जिसने सबसे पहले रप्पन को पकड़ा था। कुछ लोगों का दावा है कि रप्पन ने पहली हत्या 10 साल की उम्र में ही कर दी थी। इसके बाद तो रप्पन बस उन सभी लोगों की हत्या करने लगा जिन पर उसे पुलिस के मुखबिर होने का शक होता। यही नहीं, जो भी पुलिसकर्मी उसे पकड़ने की कोशिश करता, उसकी जान पर भी बनाती। रप्पन का अपराध समय के साथ साथ बढ़ता ही गया और उसकी दरिंदगी ने सभी को भयभीत कर दिया। 1987 रप्पन के अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसका नाम चिदम्बरम था, ने उसे पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन किसी तरह रप्पन को इसकी भनक लग गई। इससे पहले कि चिदम्बरम उसे पकड़ पाते, रप्पन ने उन्हें किडनैप कर लिया और कुछ दिनों बाद बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। यह पहला मौका था जब रप्पन का नाम राष्ट्रीय मीडिया में आया और उसकी क्रूरता ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। उसकी गिनती अब बड़े अपराधियों में होने लगी थी और पुलिस महकमे में भी उसके आतंक का खौफ बढ़ने लगा था। जैसे जैसे रप्पन का आतंक फैलता गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए एक सीनियर आईएफएस अधिकारी पी श्रीनिवास को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से रप्पन को पकड़ने की योजना बनाई। आखिरकार उन्होंने रप्पन को गिरफ्तार करने में सफलता भी प्राप्त कर ली, मगर रप्पन की चालाकी का अंदाजा पुलिस नहीं लगा पाई। जब पी श्रीनिवास उसे जेल ले जा रहे थे, रप्पन ने पास में खड़े पुलिसकर्मियों से कहा कि उसे सिर में तेज दर्द हो रहा है और उसे सिर पर रखने के लिए तेल चाहिए। पुलिसकर्मियों ने बिना सोचे समझे उसे तेल दे दिया। रप्पन ने उस तेल को सिर पर लगाने के बजाय अपने हाथों पर मल लिया और बड़ी सावधानी से हथकड़ी से हाथ निकालकर भागने में कामयाब हो गया। उसकी इस चालबाजी ने पुलिस को भी चकित कर दिया था। रप्पन की शातिर चालाकी और पुलिस को चकमा देने की क्षमता देखकर हर कोई हैरान था। हालांकि भले ही वह श्रीनिवास की पकड़ से भागने में सफल रहा, लेकिन अपने पकड़े जाने की बात से वह बहुत नाराज था। उसने श्रीनिवास को खत्म करने की ठान ली और उन्हें मारने की योजना बनाने में जुट गया।
अपनी इस योजना को पूरा करने के लिए उसने अपने छोटे भाई अर्जुनन को अपने साथ मिला लिया। उसने अर्जुनन से कहा कि किसी भी तरह श्रीनिवास को यह यकीन दिलाना है कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है। अर्जुनन ने रप्पन की योजना के अनुसार श्रीनिवास से संपर्क किया और धीरे धीरे उनसे बातचीत करने लगा। अर्जुनन ने श्रीनिवास को भरोसा दिला दिया कि रप्पन अब सरेंडर करने का इच्छुक है। श्रीनिवास उसकी इस चाल को नहीं भांप पाए और रप्पन को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब 1991 में रप्पन और श्रीनिवास का आमना सामना हुआ तो रप्पन ने बिना कोई देरी किए उन पर गोली चला दी। श्रीनिवास की हत्या के बाद भी रप्पन को चैन नहीं मिला। उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और श्रीनिवास का सिर काटकर उसे अपने साथियों के साथ फुटबॉल की तरह खेलने लगा। रप्पन की इस नृशंसता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और उसकी दरिंदगी की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। श्रीनिवास की हत्या ने पुलिस विभाग को झकझोर दिया था और कई अधिकारियों ने रप्पन का खात्मा करने की कसम खा ली, लेकिन रप्पन हर बार उनकी पकड़ से फिसल जाता। वह लगातार अपने गिरोह के साथ हाथी दांत की तस्करी और चंदन की स्मगलिंग में जुटा रहा। इतना ही नहीं, उसका आतंक बढ़ता गया और उसने अपहरण का सिलसिला भी शुरू कर दिया। हालांकि पहले भी उसने कई छोटी मोटी किडनैपिंग की थी, लेकिन 1991 में उसने कर्नाटक के एक बड़े ग्रेनाइट खदान मालिक के बेटे का अपहरण कर लिया और फिरौती में 1 करोड़ रुपए की मांग की। काफी बातचीत के बाद उसने 15 लाख रुपए लेकर उस व्यवसायी के बेटे को रिहा किया। यह घटना सरकार के लिए भी चुनौती बन गई। अब तक तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारें भी रप्पन के आतंक से बेहद परेशान हो चुकी थीं और किसी भी तरह उससे छुटकारा पाना चाहती थीं। इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था रप्पन को पकड़ना। श्रीनिवास की हत्या के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी टी हरि कृष्णा ने रप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने रप्पन पर लगातार नजर रखनी शुरू कर दी और इस बात की भनक रप्पन को भी लग चुकी थी। रप्पन ने साजिश रचते हुए अगस्त 1992 में टी हरि कृष्णा को भी निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। कुछ समय बाद रप्पन ने शकील अहमद नाम के एक बड़े पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया और 5 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी। एक आईपीएस अधिकारी की हत्या ने प्रशासनिक स्तर पर खलबली मचा दी और पूरे पुलिस विभाग को एक नई योजना बनाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस बार पुलिस ने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जिम्मेदारी दी ताकि रप्पन को पकड़ने के लिए जंगलों में रणनीति के साथ ऑन ऑपरेशन किया जा सके। बीएसएफ के जवानों को तमिलनाडु और कर्नाटक के घने जंगलों में तैनात कर दिया गया, लेकिन जल्द ही भाषा की कठिनाई उनके सामने एक बड़ी चुनौती बन गई। इसी दौरान रप्पन और उसके गिरोह के सदस्य लगातार अलग अलग समय पर बीएसएफ के 20 से अधिक जवानों की हत्या करने में कामयाब हो गए। इस नृशंस हिंसा ने सरकार को एक और बड़ा झटका दिया। अंततः तमिलनाडु सरकार के विरोध के कारण बीएसएफ को वापस बुलाना पड़ा, जिससे एक बार फिर रप्पन का सामना करने की चुनौती पुलिस के कंधों पर आ गई। इसके बाद गोपाल कृष्ण नाम के एक अधिकारी ने रप्पन को पकड़ने का जिम्मा अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया, लेकिन वीरप्पन तक इस बात की खबर पहुंच गई कि गोपाल कृष्ण ने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। यह जानकर वीरप्पन आग बबूला हो उठा। 9 अप्रैल 1993 की सुबह वीरप्पन ने कोलापुर गांव के आसपास दीवारों पर गोपाल कृष्ण के लिए गालियों से भरे पोस्टर लगवा दिए। इन पोस्टरों में न सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि गोपाल कृष्ण को खुलेआम चुनौती भी दी गई थी। अगर दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। इस पोस्टर के साथ ही वीरप्पन ने पास के ही एक निर्दोष ग्रामीण को मुखबिर होने के शक में मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या और चुनौतीपूर्ण पोस्टर की खबर सुनते ही गोपाल कृष्ण ने जल्द से जल्द रप्पन को पकड़ने का निर्णय लिया और एक बड़े दल बल के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए जंगल की तरफ रवाना हो गए। इस बार उनके साथ कुल 43 पुलिसकर्मी थे और उनका काफिला पूरे जोश के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उनका काफिला पलार पुल के पास पहुंचा, गोपाल कृष्ण की जीप में अचानक कुछ खराबी आ गई। इस कारण गोपाल कृष्ण को अपनी जीप छोड़कर पुलिस की बस में बैठना पड़ा। उस बस में गोपाल कृष्ण के साथ कुल 15 पुलिसकर्मी, 4 मुखबिर और 2 वनरक्षक भी मौजूद थे। इस बस के ठीक पीछे तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपनी टीम के 6 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ सवार थे।
लेकिन रप्पन का मुखबिर नेटवर्क इतना मजबूत था कि उसे पहले से ही इस ऑपरेशन की जानकारी मिल चुकी थी। उसने यह भांप लिया था कि गोपाल कृष्ण अपने दल बल के साथ उसकी तलाश में जंगल में उतर चुके हैं। इस खबर के मिलते ही वीरप्पन ने खतरनाक योजना बना ली और पलार पुल के रास्ते में बारूद बिछा दिया। वह अपने साथियों के साथ पुल के पास घात लगाकर बैठ गया, धैर्य के साथ गोपाल कृष्ण और उनकी टीम के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रप्पन की नजर पुल के पास आते हुए गोपाल कृष्ण और उनकी टीम पर पड़ी, उसने अपने एक साथी को इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही रप्पन का साथी पहले से बिछाए गए बारूद में जोरदार विस्फोट कर देता है। विस्फोट इतना जोरदार होता है कि बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। बस के अंदर मौजूद सभी 22 लोगों के शरीर के टुकड़े आसमान में उड़ने लगते हैं। गोपाल कृष्ण समेत सभी पुलिसकर्मी और मुखबिर एक झटके में अपनी जान गंवा देते हैं। यह रप्पन के लिए एक नया रिकॉर्ड था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने एक साथ इतने लोगों की हत्या की थी। इस भयानक घटना से पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। फिर से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सरकारें मिलकर रप्पन को पकड़ने की योजना बनाने में जुट जाती हैं। 1992 में जिस विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था, वह एक बार फिर से उसे पकड़ने की तैयारी में लग जाती है। जंगल में आतंक फैलाने के अलावा रप्पन ने व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार 1990 में उसने मुत्तुलक्ष्मी नाम की एक महिला से विवाह किया, लेकिन 1993 की इस भयावह घटना के बाद पुलिस ने मुत्तुलक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर रप्पन की सहायता करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा उसके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि आगे चलकर मुत्तुलक्ष्मी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। विजय कुमार ने वीरप्पन के इन इंटरव्यूज का गहराई से विश्लेषण करना शुरू किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने देखा कि वीरप्पन को हाथ में पेपर पकड़ने में समस्या हो रही थी। जब इस पर विशेषज्ञ डॉक्टर की राय ली गई तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद वीरप्पन की आंख में कोई समस्या है। इस जानकारी के बाद पुलिस के अंदर घुसे वीरप्पन के लोग उसे विश्वास दिलाने लगे कि जल्द से जल्द आंखों का इलाज करवाना जरूरी है, वरना समस्या बढ़ सकती है। कुछ विश्वास दिलाने के बाद वीरप्पन इलाज कराने के लिए राजी हो गया, लेकिन पहचानने के डर से वह अपना भेष बदलने का फैसला करता है। वीरप्पन को अपनी मूंछों से गहरा लगाव था, लेकिन पहचानने के डर से उसने अपनी मूंछें कटवा दी। इसके बाद एक सटीक योजना के तहत अपने 3 साथी गैंगस्टर के साथ वह जंगल से बाहर निकलता है और मुख्य सड़क पर एक एम्बुलेंस में बैठ जाता है। यह एम्बुलेंस दरअसल वीरप्पन के गैंग में शामिल पुलिस वालों ने पहले से ही वहां खड़ी की थी। वीरप्पन को जरा भी आभास नहीं था कि जिस एम्बुलेंस में वह बैठने जा रहा है उसका चालक असल में एक पुलिस वाला है। वह अपने साथियों के साथ आराम से एम्बुलेंस में बैठ जाता है और वह तेज गति से आगे बढ़ने लगती है। यह सब पहले से ही तय था। जब एम्बुलेंस विजय कुमार और उनकी टीम के पास पहुंचती है, तब ड्राइवर अचानक से एम्बुलेंस रोक देता है और एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है, वीरप्पन, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, बेहतर होगा कि तुम अपने हथियार डाल दो। इस पर एम्बुलेंस के अंदर से गोलीबारी होती है। जैसे ही पहली गोली चलती है, बाहर खड़े पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और यह सिलसिला अगले 20 मिनट तक चलता रहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान पुलिस ने 338 राउंड की फायरिंग की। थोड़ी देर बाद जब एम्बुलेंस के अंदर से फायरिंग की आवाज बंद हो जाती है और कोई गतिविधि नहीं दिखाई देती, विजय कुमार एम्बुलेंस के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें वीरप्पन और उसके 3 साथी मृत अवस्था में मिलते हैं। पुष्टि के लिए इन सभी के शव को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल भेजा जाता है, जहां वीरप्पन और उसके साथियों को मृत घोषित किया जाता है। भले ही वीरप्पन और उसके गैंग का अध्याय समाप्त हो गया हो, मगर उसके परिवार में उसकी बेटियां अब भी हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि वीरप्पन की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक विद्या रानी ने 2020 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन की थी और बहुत जल्दी विजय रानी को बीजेपी यूथ विंग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। भाजपा द्वारा वीरप्पन की बेटी को पार्टी में शामिल करने के निर्णय की काफी आलोचना हुई थी। कुल मिलाकर वीरप्पन ने अपने जीवन में लगभग 180 लोगों की हत्या की, जिनमें से अधिकांश पुलिस वाले थे। इसके अलावा वीरप्पन पर लगभग 2000 से 3000 हाथियों की हत्या का आरोप भी है। उसने चंदन की तस्करी से लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बनाई थी। अगर आज के हिसाब से देखें तो वीरप्पन को पकड़ने में लगभग 50 करोड़ खर्च हुए थे।
तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल सरकार द्वारा वीरप्पन के सिर पर रखे गए इनाम की राशि आज के समय में 50 करोड़ से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, यह पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और शेयर जरूर करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपराध की दुनिया से जुड़ी ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।